हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं भानु। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत बच्चे आज पार्ट 5 करेंगे, जो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की एक सीरीज़ एबी क्लासेस के द्वारा चलाई जा रही है बच्चे, जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे। और इसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्लस उसके आंसर भी देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जनरली ये तो नहीं बोला जा सकता है कि सेम यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, तो अगर इससे रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो अगर इनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और आज का हम लोग पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आज का बच्चे, उसमें पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ बच्चे, उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें और तथ्य के प्रश्न विधि और तथ्य के प्रश्न अंतःग्रस्त हों, जिससे कि परामर्श प्राप्त कर सकता है। यानी किसी भारतीय संविधान या फिर संसद के द्वारा बनाई हुई किसी विधि पर अगर राष्ट्रपति को परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे? तो बच्चे वहाँ पे आंसर होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है बच्चे, वो भारत के राष्ट्रपति को किसी विधि या उसमें लिखे हुए तथ्य पर अगर कोई व्याख्या चाहिए, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वो व्याख्या दी जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बाध्यकारी नहीं है बच्चे। यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, किसी विधि और तथ्य पर अपनी व्याख्या देने से मना भी कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो विधि और व्याख्या किसी विधि पर दी गई है, वो राष्ट्रपति के लिए एक तरह से बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये आपको जनरली ध्यान में रखना होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, क्या वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है? तो उसका जवाब है नहीं। वो चीज़ें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कभी पूछा जा सकता है बच्चे, कि 6 एकड़ के क्षेत्र में बने संसद भवन में कितने द्वार हैं बच्चे? तो वैसे तो आप बता सकते हैं कि 12 द्वार हैं, लेकिन एक चीज़ और सीखने को मिली बच्चे कि जो हमारी संसद की भवन है, पूरा जो संसद है बच्चे, वो 6 एकड़ के ज़मीन पर क्या किया गया, उसको निर्मित किया गया है। तो आपसे जनरली कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, और अगला हमें प्रश्न देखना है कि कौन सा है बच्चे। और अगला जो प्रश्न पूछे गए बच्चे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, वो पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलने को धार्मिक स्वतंत्रता का अंग स्वीकार करता है? तो वहाँ पे बच्चे आपको अनुच्छेद 25 टिक करना है बच्चे, ठीक है। और जो अनुच्छेद 25 है बच्चे, वो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। और हमारा जो मूल अधिकार है, या भारतीय संविधान में व्यक्तिगत रूप में जो लोगों को मूल अधिकार दिया गया है बच्चे, उस मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता की क्या है? आज़ादी है बच्चे, कि आप अपने धर्म को अपने तरीके से, या आपकी जो संस्कृति है वो जिस तरह से बोलती है, उस तरह से आप अपने धर्म को अपना सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। ये आज़ादी मूल अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है ना। जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है बच्चे, उसे अपने धर्म को अपने तरीके से अपनाने की आज़ादी दी गई है, जो अनुच्छेद 25 में लिखी गई, जहाँ पे अंतःकरण की भी बात होती है कि आप अपने अंतःकरण से अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो आर्टिकल जो 25 है बच्चे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे अगला हम प्रश्न देखते हैं बच्चे, और अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वहाँ पे आप अनुच्छेद 38 देख सकते हैं। यानी आर्टिकल जो 38 है बच्चे, उसमें कल्याणकारी राज्य को परिभाषित किया गया। कल्याणकारी राज्य क्या होता है? जहाँ पे राज्य के द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो विषमताएं हैं, उस विषमताओं को दूर करने की जिम्मेदारी अगर राज्य खुद उठाता है बच्चे, तो इस प्रकार के राज्य को हम लोग कल्याणकारी राज्य बोलते हैं। तो जो राज्य नीतिक निर्देशक तत्व है बच्चे, जहाँ पे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में राज्य नीतिक निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है,
उसी राजनीतिक निर्देशक तत्व के अंतर्गत बच्चे आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है बच्चे, जहाँ पे राज्य की भूमिका जो होगी वो एक कल्याणकारी राज्य की होगी। जैसे आधुनिक समय में आज का जो राज्य हो वो कल्याणकारी राज्य की तरह से कार्य करता है, जहाँ पे राज्य जिम्मेदारी लेता है सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए बच्चे। क्योंकि भारत में राजनीतिक समानता है, राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन अगर भारत में आर्थिक लोकतंत्र या आर्थिक समानता या फिर सामाजिक समानता या सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना है बच्चे, तो उसके लिए राज्य को कल्याणकारी राज्य की भूमिका में आना पड़ेगा। तभी सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है, आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है और लोगों का कल्याण किया जा सकता है। तो यहाँ पे राज्य की जो भूमिका है वो लोगों की कल्याण करने का है। मतलब अब राज्य प्राचीन समय में या फिर थोड़ा सा ट्रेडिशनली पीछे हम जब जाते थे बच्चे, तो वहाँ पे राज्य का काम होता था सुरक्षा देना, ठीक है। राज्य का कार्य जो होता था वो सुरक्षा देना होता था बाह्य आक्रमण से, और आंतरिक जो समस्याएं हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं उनसे राज्य जो था वो क्या करता था, राज्य की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, और जैसे जैसे राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं राज्य के ऊपर दायित्व तो बढ़ता है, वैसे ही राज्य का दायित्व जो होता है वो लोक कल्याणकारी हो जाता है। तो राज्य जो है आज का वो कल्याणकारी राज्य है बच्चे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जो आर्टिकल 38 में दिया गया है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी घुमा के पूछा गया है बच्चे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है। तो उसका जवाब है बच्चे, यदि वह संसद का सदस्य नहीं है। यदि अगर कोई सदस्य, कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संसद का वो सदस्य नहीं है तो उसे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में उसे मत करने का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि बिना सदस्य बने हुए भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वहाँ शर्त एक ये होती है कि 6 महीने के अंदर आपके पास किसी न किसी सदन की सदस्यता होनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकता है, लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और राज्यसभा का जो सदस्य है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, राज्यसभा का सदस्य भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। दोनों सदनों में से आपके पास किसी भी एक सदन की सदस्यता होनी चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये देखा जाता है कि लोकसभा का जो उम्मीदवार होता है, लोकसभा का जो सदस्य होता है, वो काफ़ी ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता है बच्चे, जिसे जनता ने चुना होता है, तो काफ़ी ताकतवर होता है, प्रधानमंत्री होता है। और काफ़ी ताकतवर प्रधानमंत्री है या नहीं है इसकी जानकारी कैसे लगती है बच्चे, तो उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिए गए निर्णय से बच्चे, कि उस प्रधानमंत्री ने किस प्रकार का निर्णय लिया है, उससे पता चलता है कि वो प्रधानमंत्री कितना ताकतवर है बच्चे, और उसका व्यक्तित्व कितना मजबूत है। इसकी जानकारी हमें उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से होती है बच्चे। तो किसी भी प्रधानमंत्री का ताकत की पता हमें उसके द्वारा लिए गए निर्णयों से लगता है बच्चे। ये चीज़ें आपको जनरली क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो टॉपिक पंचायती राज है। और पंचायती राज से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे पंचायती राज्य की भूमिका बढ़ रही है। और पंचायती राज्य जो है बच्चे वो एक प्रकार से स्थानीय शासन के लिए कार्य करती है। यानी भारत के संविधान में 3 प्रकार की सरकार के बारे में बोला गया है, संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और उसी स्थानीय सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज्य की बात की जाती है, और स्थानीय शासन के लिए नगरों के लिए नगर पालिका की बात की जाती है बच्चे। तो जो पंचायती राज्य संस्था होती है बच्चे, अगर वो किसी गांव में कार्य कर रही है, तो उस गांव में जो कार्य उसके द्वारा संपादित किया जा रहा है, तो उसके लिए जो धन होता है, तो उस कार्य के लिए उस पंचायती राज्य को कितना धन खर्च करना चाहिए, या किसी राज्य के द्वारा
अपने राज्य की गांव में जो पंचायती राज है उन्हें कितना धन देना चाहिए, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है बच्चे? तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा। जो राज्य वित्त आयोग है बच्चे, वो राज्य को सलाह देता है कि पंचायती राज्यों को स्थानीय शासन में विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए धन क्या करना चाहिए, देना चाहिए। तो वहाँ पे राज्य वित्त आयोग आपको ध्यान में रखना है बच्चे। तो जो राज्य वित्त आयोग होता है बच्चे, वो पंचायती राज्यों को एक प्रकार से धन खर्च करने की सिफारिश जो है वो राज्य की सरकारों को करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, जब किसी राज्य की विधानसभा निलंबित होती है तो उसका बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? एक बार और आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं बच्चे। जब किसी राज्य की विधानसभा निलंबित होती है तो उसका बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो वहाँ पे जवाब आता है बच्चे, संसद द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। संसद में जो लोकसभा और जो राज्यसभा होती हैं, जब किसी राज्य में विधानसभा निलंबित होती हैं तो उस राज्य का जो बजट होता है वो संसद की, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चे कि दल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो वहाँ पे जर्नलिस्ट आपको 52 यानी 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, 52 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 52 जो संविधान संशोधन है बच्चे, उसमें दल बदल कानून की बात की गई है। दल बदल कानून के द्वारा हम एक दल के नेता को दूसरे दल में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। या कोई नेता अपने फायदे के लिए सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है लाभ के लिए, तो वहाँ पे उसे दल बदल कानून के द्वारा रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 52 जो संविधान संशोधन है उसमें दल बदल कानून की बात की जाती है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शंस लॉ के बारे में बोला गया है बच्चे, जहाँ पे किसी नेता को एक दल को छोड़कर दूसरे दल में अगर आप जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे आपकी सदस्यता हो सकती है कि निरस्त की जा सके बच्चे। तो ये रोकने की एक व्यवस्था की जाती है बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? एक बार और आप लोगों के सामने क्वेश्चंस पढ़ता हूं बच्चे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? तो वहाँ पे बच्चे आता है अनुच्छेद 72। जो अनुच्छेद 72 है बच्चे, उस अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वो किसी व्यक्ति को न्यायपालिका के द्वारा जो दंड प्राप्त हुआ है बच्चे, उस दंड को माफ किया जा सके। पूर्ण तरीके से राष्ट्रपति किसी के दंड को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई है बच्चे। तो ये आपको आर्टिकल 72 क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, और अगला प्रश्न जो है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? संविधान के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो वहाँ पे उद्देशिका या फिर प्रस्तावना या फिर इंग्लिश में उसको बच्चे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत जो उद्देश्य हैं बच्चे और जो लक्ष्य हैं वो उद्देशिका में लिखा गया है, प्रस्तावना में लिखा गया है बच्चे। तो हमारा जो संविधान का उद्देश्य है वो आपको कहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए? संविधान की जब उद्देशिका आप देखते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, संविधान के किस अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है बच्चे? संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? तो वहाँ पे जवाब आता है बच्चे वित्त आयोग।
जो फाइनेंस कमीशन है बच्चे, ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट की जाती है, आर्टिकल 280 में बोला गया है बच्चे। और हर 5 साल पे एक नई वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे अभी तक 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें आई हैं, अब वो सरकार पे निर्भर करता है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र की सरकार या संघीय सरकार किस रूप में लेगी और उसको किस तरह से लागू करेगी, ये समय बताएगा बच्चे। तो अभी तक 15 वित्त आयोग आए हैं और एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के जो थे वो अध्यक्ष थे, और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। तो मोटा मोटी आपको इतना ध्यान में रखना होता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग को संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो अनुच्छेद 280 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष को लेकर 5 सदस्य होते हैं बच्चे। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? तो वहाँ पे आंसर आता है बच्चे राज्यपाल। यानी राज्यपाल के द्वारा राज्य की जो कार्यपालिका होती है बच्चे, उसके कार्य किए जाते हैं। और राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं बच्चे, वो राज्यपाल में निहित होती हैं। जिस प्रकार से संघीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, उसी प्रकार से बच्चे राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं। सीधा आपको जवाब क्या करना है बच्चे, वहाँ पे टिक करना है बच्चे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना पृथक संविधान है, और यह संविधान किस वर्ष अंगीकार और लागू किया गया? मतलब इस जो जम्मू कश्मीर का संविधान था बच्चे, अब तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उसके संविधान की का जो अस्तित्व था वो भी अस्तित्व क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है बच्चे। अब उस पर पूरी तरह से भारतीय संविधान और संसद के पूरे जो संसदीय कानून होते हैं वो पूरी तरह से क्या होंगे, लागू होंगे। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि जब अनुच्छेद 370 था और जम्मू कश्मीर का संविधान जो था बच्चे, वो कब अपनाया गया था, उस संविधान को कब अपनाया गया था बच्चे? तो वो संविधान अपनाया गया था 1957 में। उन्होंने खुद का अपना एक संविधान क्या किया था, निर्मित किया था बच्चे। अब वो संविधान एक तरह से डेड है, डेड की कंडीशंस में, क्योंकि 370 आर्टिकल जो है वो सस्पेंडेड हो गया। उनका संविधान इस समय एज अ कोमा में होगा बच्चे, ठीक है। उसके ऊपर भारतीय संविधान क्या हो गया होगा, हावी हो गया होगा, और भारतीय संविधान के अनुसार वहाँ पे एक तरह से क्या किया जा रहा होगा, कार्य किया जा रहा होगा। तो ये आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। अगला हम बच्चे क्वेश्चंस देखते हैं जो मूल अधिकारों से ही रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। किसी सार्वजनिक पद को गैर कानूनी रूप से प्राप्त करने से रोकने वाले रीट को क्या कहा जाता है? किसी सार्वजनिक पद को गैर कानूनी रूप से प्राप्त करने से रोकने वाले रीट को क्या कहा जाता है बच्चे? तो वहाँ पे ऑप्शन होता है अधिकार परीक्षा बच्चे। जो भी संवैधानिक पद हैं बच्चे, उनकी कुछ योग्यताएं होती हैं, और उसी योग्यता को रखने वाला व्यक्ति उस संवैधानिक पद पे क्या होता है, बैठता है। तो अगर उस संवैधानिक पद की जो योग्यता है बच्चे, और वो योग्यता अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है और वो व्यक्ति गलत तरीके से उस पद को धारण कर रहा है बच्चे, तो उस स्थिति में अधिकार परीक्षा रीट के द्वारा उस गलत व्यक्ति को संवैधानिक पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। तो इसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं बच्चे। अगला जो है बच्चे, मूल अधिकार जो है बच्चे, मूल अधिकारों की जो सुरक्षा की जाती है बच्चे, वो मूल अधिकारों में आर्टिकल 32 के द्वारा की गई है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, संवैधानिक उपचार बोला जाता है। और उसी संवैधानिक उपचार में बच्चे अधिकार परीक्षा आता है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने वाले रीट को क्या कहा जाता है? जो सबऑर्डिनेट जुडिशरीज होती है बच्चे, जो जिला न्यायालय हो गया, ठीक है ना, तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं बच्चे, उनका अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, और अधीनस्थ न्यायालय उसी अधिकार क्षेत्र में क्या करना होता है, उसे कार्य करना होता है। अगर वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कार्य करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय
है या उसके ऊपर जो न्यायालय होता है जो उसको नियंत्रित करता है, वो प्रतिषेध लेख के द्वारा उसे क्या किया जा सकता है, उसके जुरिडिक्शंस को नियंत्रित किया जा सकता है बच्चे। तो हर एक न्यायालय का अपना एक जुरिडिक्शन क्षेत्र होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, और उसी अधिकार क्षेत्र में उस न्यायालय को कार्य करना होता है। कोई भी किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसकी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में बच्चे। तो उसके लिए प्रतिषेध लेख की बात की गई है कि आपको प्रतिषेध किया जा सकता है कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में जो अपर कोर्ट होगा बच्चे, वो उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या करेगा, लेवी करेगा, उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या करेगा, लगाना शुरू करेगा बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है बच्चे? सबसे ओल्डेस्ट जो कमेटीज है बच्चे, ओल्डेस्ट जो कमेटीज है बच्चे, वो कौन सी है? भारतीय संसद में संसद के कार्य के लिए बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं, उसमें 2-3 समितियां ऐसी हैं बच्चे जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। उसमें जनरली आप देख सकते हैं बच्चे लोक लेखा समिति, और ये काफी एग्जामों में पूछा भी है बच्चे कि सबसे पुरानी जो समिति है बच्चे, सबसे पुरानी जो समिति है वो कौन सी समिति है बच्चे? तो वहां पे आंसर आता है लोक लेखा समिति जो है बच्चे, वो संविधान की सबसे पुरानी समिति, संसद की सबसे पुरानी समिति क्या की जाती है, मानी जाती है। तो लोक लेखा समिति को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, ठीक है। आपके लिए एक शब्द जो आता है बच्चे, गिलोटिन। जो गिलोटिन शब्द है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है बच्चे? संसदीय जो प्रक्रिया होती है, तो संसद में जो कार्यवाही होती है उसके लिए कुछ शब्दावलियां यूज की जाती हैं बच्चे, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो संसद में जब बहस होता है बच्चे, उसी बहस के दौरान गिलोटिन की कभी कभी क्या की जाती है, मांग की जाती है। गिलोटिन की मांग कब की जाती है बच्चे? जब समयाभाव के कारण जिन पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे समय का अभाव है और उन मुद्दों पे अगर बातचीत करनी है तो वहाँ पे गिलोटिन की क्या की जाती है, मांग की जाती है बच्चे। तो ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे, 1953 में यानी 1953 में भाषाई आधार पर किस पृथक राज्य का गठन किया गया था? 1953 में भाषाई आधार पे किस पृथक राज्य का गठन किया गया था? तो उसका जवाब है बच्चे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भाषाई आधार पे क्या हुए थे, पहले राज्य हैं जो गठित किए गए। तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य था जो भाषाई आधार पे एक तरह से क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति का पद कहां से ग्रहण किया है? भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति का पद कहां से ग्रहण किया है? तो उसका जवाब है बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है बच्चे, वहां से उपराष्ट्रपति पद को क्या किया गया था, ग्रहण किया गया था। तो ये क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल भी है बच्चे, ऐतिहासिक रूप से भी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण होगा। और वहां पे है कि भारत में अध्यक्ष ब्रैकेट में स्पीकर संस्था का उद्भव कब हुआ बच्चे? भारत में स्पीकर पद का उद्भव कब हुआ है बच्चे? तो उसका जवाब है 1921 में बच्चे। 1921 में भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद की स्थापना की गई थी बच्चे। ये क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। और अगला प्रश्न देखते हैं जो हिस्टोरिकली ही एक क्वेश्चन है बच्चे, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान में बच्चे। वहाँ पे प्रश्न है बच्चे कि 1947 से पूर्व अध्यक्ष ब्रैकेट में स्पीकर को किस पद नाम से जाना जाता था? सन 1947 से पूर्व अध्यक्ष ब्रैकेट में स्पीकर को किस पद नाम से जाना जाता था? तो वहाँ पे ब्रैकेट आपको आंसर लिखना है बच्चे अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। तो पहले आज जिसको आप स्पीकर बोलते हैं बच्चे, उस समय उनको प्रेसिडेंट बोला जाता था, अध्यक्ष महोदय बोला जाता था बच्चे।
आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं जो बुक से है। क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित बुक से, किताब से एक क्वेश्चन है बच्चे। हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बच्चे। तो उसका जवाब है सुभाष कश्यप। आपको ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया के जो लेखक हैं बच्चे वो हैं सुभाष कश्यप बच्चे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला अगला प्रश्न जो है बच्चे कि लोकसभा के इतिहास में पहली बार, लोकसभा के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव विचार के लिए स्वीकार किया गया था। यानी पहली बार कब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्वीकार किया गया था बच्चे? तो उसका जवाब है तीसरी लोकसभा। यानी जो तीसरी लोकसभा थी बच्चे, उस समय अविश्वास प्रस्ताव पहली बार आया था बच्चे। जैसे 52 से तो ठीक है, 51-52 से तो पहली लोकसभा का गठन हो गया था, लेकिन जो तीसरी लोकसभा थी बच्चे, उस तीसरी लोकसभा में जनरली अविश्वास प्रस्ताव जो था वो क्या किया गया था, स्वीकारा गया था बच्चे। तो ये चीजें जनरली क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता किस कारण से महसूस की गई है बच्चे? तो जब एक्चुअली विश्वास प्रस्ताव उस स्थिति में मांग, विश्वास प्रस्ताव की मांग की जाती है जब लोकसभा में त्रिशंकु की स्थिति है बच्चे। मतलब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है बच्चे। तो उस समय जो सबसे बड़ा दल होता है, जिस दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती है बच्चे, या जो गठबंधन का दल होता है, उन्हें बोला जाता है कि वो विश्वास मत को क्या करें, प्राप्त करें। और जब उन्हें विश्वास मत प्राप्त होता है बच्चे, तभी उन्हें सरकार में कार्य करने दिया जाता है। जब तक उन्हें विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है बच्चे, तब तक उन्हें सरकार में कार्य नहीं करने दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको जनरली ध्यान में रखना होता है। अविश्वास प्रस्ताव जो होगा बच्चे, वो विपक्षीय दल के द्वारा लाया जाता है, और जो विश्वास प्रस्ताव होता है वो रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। जो सरकार कार्य कर रही है उसी के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो विश्वास मत को क्या करे, पास कराए या विश्वास मत को पारित कराए बच्चे। तो ये रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है, शासन जो सरकार कर रही है बच्चे, उसे ही विश्वास मत को क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं बच्चे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो ये भी क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो आप डिस्क्रिप्शंस में अपने सुझाव को लिख सकते हैं या कमेंट में अपने सुझाव को दे सकते हैं, और जो भी आपके सुझाव होंगे उस सुझाव को लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।